खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। जो डिस्कशन शुरू हुई है अ, हसन जाफ़र जैदी साहब के जो तनकीद थी, अ, मेरी क्रिटिक पाकिस्तान कैसे बना के ऊपर, उस पे अब हम तकरीबन दिस इज़ द सेकंड लास्ट दैट आई एम प्रेजेंटिंग, जिसमें द ब्रिटिश डिसीजन टू पार्टीशन इंडिया, जो अभी तक मैंने आर्ग्यू किया है और एविडेंस दिया है, वो ये है कि बरतानिया सबसे पहले तो कोई प्रोग्राम नहीं था हिंदुस्तान को आज़ाद करने का। कांग्रेस जो मर्जी करती रहे, मुस्लिम लीग का जो मौक़िफ़ हो, द ब्रिटिश वर डिटर्मिन्ड टू स्टे ऑन इन इंडिया। 1973 में वाइसरॉय लिनलिथगो टोल्ड वाइसरॉय वेवल कि वी आर हेयर फॉर अनदर 30 ईयर्स। दैट वुड बी 1973। हुआ क्या कि दूसरी जंग अजीम ने तबाह कर दिया बरतानिया की इकॉनमी को। शेफील्ड, मैनचेस्टर, जहाँ जहाँ उनकी इंडस्ट्री थी, इट वॉज नॉक्ड आउट। द ब्रिटिश इकॉनमी वॉज कंप्लीटली बैंकरप्ट। ये बुरा हाल था। फूड राशनिंग हो रही थी और ब्रिटिश ट्रेजरी का ये हाल था कि जो ब्रिटिश ऑफिसर थे आर्मी में, उनकी तनख्वाहें अमेरिकन दे रहे थे। द न्यू राइजिंग पावर वॉज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ब्रिटेन ने जो 2 साल दुनिया के ऊपर हुकूमत की, दैट वॉज कमिंग टू एन एंड। हाँ जी। तो जब देखा कि ये जंग, वेवल ने ये फैसला किया कि हम इंडिया को होल्ड ऑन नहीं कर सकते, और ऊपर से अमेरिकन प्रेशर था कि यू लीव इंडिया यूनाइटेड एज वन स्टेट विद वन आर्मी टू बी अ काउंटर वेट टू चाइना। ये मैंने आर्ग्यू किया है। अच्छी बात है कि जैदी साहब भी इसी फैसले पे पहुंचे हैं। ये जो मेरी किताब है पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, उसमें यही एविडेंस दिया है कि अमेरिकन वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये तो पाकिस्तान है जो भागा अमेरिका के पास कि हमें अपने एंटी कम्युनिस्ट उसके अंदर जो है वर्ल्ड, जो दुनिया में आप बना रहे हैं एक फ्रंट, उसमें हमें एज अ फ्रंट लाइन स्टेट आप हमें इंक्लूड कीजिए। जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनने से पहले मिस्टर इस्वाहानी को भेज दिया था अमेरिकन को लॉबी करने के लिए। और फिर बहुत एविडेंस है कि द अमेरिकन वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। दे थॉट a secular democratic India would be a counterweight to China which will go communist under Mao Zedong। ये जैदी साहब ने भी एग्री किया। और आगे चल के मैं बताऊंगा कि कैसे जिन्ना साहब ने अमेरिका को सो लॉबी खुद भी किया और उनकी हमशीरा ने भी, कि आप पाकिस्तान को अमेरिका का फ्रंट लाइन स्टेट बनाए, जबकि नेहरू ने ये दोनों ब्लॉक से आज़ाद होकर नॉन अलाइन मूवमेंट की तरफ रुख किया। इट्स टू वेल नोन, इस पे डिस्प्यूट की कोई ज़रूरत नहीं है। बट लेट अस कम डाउन कि अगर बरतानिया इंडिया नहीं था छोड़ना चाहता, तो जाते वक्त उसके पास चॉइस क्या था कि एक यूनाइटेड इंडिया छोड़ दे जो कांग्रेस की हुकूमत होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग तो उसके लिए एग्रीड नहीं है, या इंडिया के दो टुकड़े करे, एक में कांग्रेस की हुकूमत, दूसरी में मुस्लिम लीग की हुकूमत। तो ये फैसला पाकिस्तान को क्रिएट करने के लिए किस मौके पे किया गया। देखिए, इंपीरियल जो पॉलिसीज होती हैं उसमें कोई प्लान वन नहीं होती, ए बी सी डी होती हैं। दे कीप एवरी सेवरल ऑप्शंस गोइंग। उनकी ऑप्शन नंबर 1 थी कि इंडिया एक लूज फेडरेशन बने कैबिनेट मिशन प्लान के मुताबिक, जिसमें सेंटर जो है उसके पास कोई पावर ही ना हो सिवाय डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस। बाकी सारी पॉलिसीज जो हैं डेवलपमेंट की, राइट टू वोट की, मतलब उसके अंदर जो कैबिनेट मिशन प्लान में जो 750 प्रिंसली स्टेट्स थी, वो सिर्फ अपनी
फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस देती थी यूनियन को। उनकी इंटरनल ऑटोनॉमी जो अंग्रेज़ों के दौर में थी, जो महाराजा जो चाहते थे वो होता है, वो उसमें इंक्लूडेड थी। तो अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया आज़ाद हो जाता है इन हालात में, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें हर 10 साल बाद प्रोविंसेस अलग हो सकते हैं और प्रिंसली स्टेट्स कहें भी हम तो राइट टू वोट देने, ये दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर अग्रीमेंट, वी ओनली सरेंडर फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस। तो ऐसी स्टेट कैसे चल सकती थी? ये जो साउथ अफ्रीका में फ्रीडम स्ट्रगल चली, तो जो मंडेला की पार्टी थी, जो कांग्रेस पार्टी थी उनकी, साउथ अफ्रीकन मूवमेंट, उसके खिलाफ खड़ा कर दिया था इन्होंने जुलूस को कि हमें अलग करो और ये और वो। बट मंडेला एंड द लीडर्स दे प्रिवेंटेड दैट। पाकिस्तान में इसके बरक्स हुआ। क्यों हुआ, इस पे बात होगी। देखें, सबसे पहले ब्रिटिश आर्मी वॉज अगेंस्ट द पार्टीशन एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। 11 मई 1946 को कमांडर इन चीफ जो थे सब कॉन्टिनेंट के, सर क्लॉड ऑकिनलेक, उन्होंने द स्ट्रेटेजिक implications of the inclusion of Pakistan in the British Commonwealth, either as one unit in the northwest of the subcontinent or as two with the second part in the northeast zone. He concluded that it would not serve British interests in the Indian Ocean because it would be a weak state in military and economic terms, whereas a stronger India, estranged from Britain, could move closer to the Soviet Union. ये था अंग्रेज़ों का डर कि अगर पाकिस्तान बनाते हैं और वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन जाता है तो बाकी इंडिया जो है वो मूव ना कर जाए टूवर्ड्स द सोवियत यूनियन। क्योंकि कांग्रेस के अंदर दो विंग थे, एक लेफ्ट विंग जिसमें नेहरू, मौलाना आज़ाद, किदवाई और इस किस्म के लोग थे, और एक राइट विंग जिसमें सरदार पटेल और ये किरपलानी और ये लोग थे। और प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन सबको नज़र आ रही थी कि इंडिया में जवाहरलाल नेहरू को मिलेगी। दिस वाज ऑल वेरी क्लियर एट दैट टाइम। ये वो लिखते हैं, इफ वी डिज़ायर टू मेंटेन आवर पावर टू मूव फ्रीली बाय सी एंड एयर इन द इंडियन ओशन, which I consider essential to the continued existence of the British Commonwealth, we can do so only by keeping in it being a united India, which will be a willing member of the Commonwealth, ready to share its defense to the limit of her resources. यानी कि अगर इंडिया यूनाइटेड रहता है तो एक डिफेंस ट्रीटी होनी चाहिए, कनेक्टिंग इट टू द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ये थी सोच 11 मई 1946 को। जब उन्होंने ये लिखा तो उनके जो जनरल एस्टन मेन, who was the principal staff officer, he wrote, I do not, कि मैं नहीं एग्री करता इस फॉर्मूले से। ऑलरेडी एक विंग था ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो चाहता था कि पार्टीशन हो, बिकॉज पाकिस्तान और जिना वर विलिंग टू जॉइन द कॉमनवेल्थ, whereas India was not willing under Nehru. इसके अलावा सर फ्रांसिस टकर की एक 2 वॉल्यूम किताब है, वाइल फैमिली सर्व्स, वो आप पढ़ लें। उसमें वो लिखते हैं कि हिंदुस्तान में ये जो कास्ट सिस्टम है वो इतना ऑप्रेसिव है कि अगर हमने इसको रोका ना गया किसी तरीके से, सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को, तो हो सकता है कम्युनिज्म अपील करे हिंदुस्तान के अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को। तो सर फ्रांसिस टकर क्या लिखते हैं, आई विल कोट फ्रॉम हिज वॉल्यूम। वो कहते हैं, देयर वाज मच देयरफॉर टू बी सेड
for the introduction of a new Muslim power supported by the science of Britain. If such a power could be produced, and if he could orient the Muslim strip from North Africa through Islamia Desertia, Persia, Afghanistan to the Himalayas upon a Muslim power in northern India, then it had some chance of halting the filtration of Russia towards the Persian Gulf. These Islamic countries, even including Turkey, were not a very great strength in themselves, but with a northern Indian Islamic state of several millions, it would be reasonable to expect that Russia would not care to provoke them too far. देखें अंग्रेज़ों का वो कहते हैं बग बेयर, एक ऐसा होता है फिक्सेशन, और ये 1830 से शुरू हुआ था ग्रेट गेम कि कहीं रशिया जो है सेंट्रल एशिया से होते हुए इंडिया की तरफ ना आए। बाद में रशिया हो गया कम्युनिस्ट, तो ये फिक्सेशन थी ये 10 गुना ज़्यादा उनकी अब मल्टीप्लाई कर गई कि रशिया को इधर नहीं आने दो ना। तो सर फ्रांसिस टकर वॉज हेड ऑफ द ईस्टर्न कमांड। 4 कमांड्स थी, सेंट्रल कमांड दिल्ली, नॉर्दर्न कमांड रावलपिंडी, सदर्न कमांड मद्रास एंड ईस्टर्न कमांड कैलकाटा। ही वॉज वन जनरल, सर फ्रांसिस टकर, लेफ्टिनेंट जनरल। ये उनकी किताब है कि एक मुस्लिम स्टेट बनाओ, इस्लामिक स्टेट जो रोके सोवियत यूनियन को। तो भाई साहब इन चीज़ों को आपने इग्नोर करके तो ये पाकिस्तान कैसे बना, ट्रांसफ़र ऑफ पावर को इस्तेमाल किया, और वो भी आई हैव सेड इट हैज़ बीन मिस इंटरप्रेटेड। अच्छा, एटली ने 20 फरवरी को कह दिया था, हु वाज प्राइम मिनिस्टर, कि बाय जून 1948 वी विल ट्रांसफर पावर टू इंडियंस। अब जाके कहाँ से कांग्रेस पार्टीशन की तरफ आती है? अभी तक दे वर अपोजिंग द पार्टीशन। हुआ क्या, 2 चीज़ें एकदम हुई। सबसे पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, वो मेरी किताब पढ़ लें, इंटरिम गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटीज़ देख लें, एंड यू विल फाइंड दैट इट वाज नॉट फंक्शनिंग एज अ वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन वाला फार्मूला नहीं था। उसमें 2 विंग्स पहले एक दूसरे के खिलाफ ऑपरेट कर रहे थे। तो मुस्लिम लीग हैड जॉइंड इट इन अक्टूबर 1946, और 5 मिनिस्ट्रीज थी, 5 कांग्रेस के पास और 5 मुस्लिम लीग के पास। फाइनेंस मिनिस्टर थे नवाबजादा लियाकत अली खान। उन्होंने जो एक बजट बनाया जिसे सोशलिस्ट बजट कहा जाता है इन इन्वर्टेड कॉमर्स, उसमें बिजनेस पे, इंडस्ट्री पे, कॉमर्स पे 20 से 25% ड्यूटी लगा दी, और लैंड रिफॉर्म के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं है। इसके ऊपर पटेल ने कहा था वी कांट वर्क विद देम टुगेदर। एक यूनाइटेड इंडिया में ये मुस्लिम लीग हमें हर जगह तंग करेगी, तो वी शुड गो फॉर द पार्टीशन। एविडेंस बताता है कि नेहरू हु वाज देन मिनिस्टर नंबर 1 इन दिस, प्राइम मिनिस्टर कह लें, ही एंड some of his ministers were willing to accept लियाकत अली खान्स बजट कि यार ये इंडिया को चलो किसी बहाने से यूनाइटेड रखो। आगे क्या होता है कि ये जो पंजाब में मैंने बताया कि राइट वो किलिंग शुरू हो गई, हाँ जी, मार्च में, उसके ऊपर फिर ये अपना कांग्रेस का 8 मार्च 1947 को पार्टीशन के हक में बयान आता है। 8 मार्च को वो क्या है कि जब पता कि ये डायरेक्ट एक्शन वो कहते हैं की वजह से पूरे पंजाब के अंदर खून रेजी शुरू हो गई है, एंड देयरफॉर एन एजिटेशन सपोर्टेड बाय सम पीपल इन हाई अथॉरिटी टू कोर्स एंड ब्रेक अप अ पॉपुलर मिनिस्ट्री, यानी जो क्रिएशन गवर्नमेंट बनी हुई थी उसको गिराने के लिए, विच कुड नॉट बी अटैक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स।
कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से तो आप इस कोलिशन जो पंजाब थी उसको हटा नहीं था सकते, तो आपने ये गुंडागर्दी कराई डायरेक्ट एक्शन की, हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज एंड वाइड स्प्रेड वायलेंस। 4 को मैंने बताया लाहौर में, और अमृतसर में शुरू हो गई, 5 को मुल्तान में, और उधर रावलपिंडी में हो गई, और 6 की रात को ये सिखों के गांव जब एनसर्कल हो गए, तो इसका मतलब है अब वायलेंस वॉज पार्ट ऑफ द पंजाब सीन। वहाँ पे वो कहते हैं, द कांग्रेस का जो रेजोल्यूशन है, दीज ट्रेजिक इवेंट्स हैव डेमोन्स्ट्रेटेड that there can be no settlement of the problem in the Punjab by violence and coercion. Therefore, it is necessary to find a way out which involves the least amount of compulsion. This would necessitate division of the Punjab into 2 provinces, so that the predominantly Muslim part may be separated from the predominantly non-Muslim part. जिन्ना साहब हिंदुस्तान की पार्टीशन तो करा रहे थे मज़हब की बुनियाद पे, लेकिन कहते थे पंजाब और बंगाल हमें मिलेगा। दिस वॉज टोटली अनरियलिस्टिक। वॉट इज गुड फॉर द गूज इज गुड फॉर द गैंडर। इफ मुस्लिम्स कांट लिव विथ हिंदूज इन अ यूनाइटेड इंडिया, हाउ कैन यू फोर्स हिंदूज एंड सिख्स टू लिव इन अ पाकिस्तान विच विल बी ए कम्यूनल पाकिस्तान? यार, कोई अकल की बात भी होनी चाहिए। सो 8 मार्च 1947 को जाके कांग्रेस ने पार्टीशन ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट किया। इसके बाद हम देखते हैं माउंटबेटन आ जाते हैं। माउंटबेटन के मुतल्लिक ये भी मैंने लिख दिया हुआ है यार, कोई मैंने बात छुपाई नहीं। ये मेरी किताब जो है ना, जिना पे पेज 424 पे मैंने लिखा है कि ही फाउंड गांधी चार्मिंग, struck a very friendly chord with Nehru, while Lady Mountbatten allegedly entered into an amorous relationship with him. यानी amorous होता है romantic with Nehru. On the other hand, from the start, the relationship between him and Jinnah was one of mutual antipathy. Sympathy होती है एक दूसरे के साथ हमदर्दी, antipathy एक दूसरे के साथ नफरत. He even described him, yani Jinnah, as a dictator and a psychopath. Jinnah doubted his neutrality because Mountbatten tried his utmost to dissuade him from insisting on partition, because it would inevitably result in the partition of Bengal and the Punjab and render Pakistan a vulnerable state in terms of economic viability and defense. आपको याद है मैंने कहा था कि 4 अप्रैल 1946 को कैबिनेट डेलीगेशन ने कहा था जिन्ना साहब को, मिस्टर जिन्ना, इफ यू कांट शो दैट ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान आर डिफेंसिबल, यू लीव अस नो चॉइस बट टू लीव इंडिया यूनाइटेड। एंड जिन्ना साहब रियलाइज्ड कि अगर वो ये जो भी फार्मूला लाए हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो कि बाद में कैबिनेट मिशन प्लान 16 मई 1946 का है, तो फिर क्या होगा, यूनाइटेड इंडिया कांग्रेस को अंग्रेज छोड़ जाएंगे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने ये मानी थी कैबिनेट मिशन प्लान, कोई दिल से नहीं। और मैंने कोट किया है कि उन्होंने अपनी मुस्लिम लीग काउंसिल को कहा कि पाकिस्तान ज़रूरी नहीं हम एकदम हासिल कर लें, लेकिन पाकिस्तान को हासिल करना हमारा मकसद कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। ये आई हैव कोटेड हिम। हम वहाँ पे डेडलॉक क्रिएट कर देंगे अगर पाकिस्तान की तरफ ये मूवमेंट ना हुई, और हर 10 साल बाद जब तक ये नहीं होगी शेख के यू कैन विड्रॉ, वी विल नेवर जॉइन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। मैंने सारा कुछ बता दिया है। इसी तरह ये जिन्ना वाली किताब में नहीं तो पंजाब ब्लडिड पार्टीशन एंड क्लेंस में मैंने बताया है
यहाँ पे पेज 238, early transfer of power mentioned to Nehru. A top secret document of a miscellaneous meeting of the Viceroy with some of his staff at Shimla dated 10th May, but where Nehru was also present, recorded that the Reforms Commissioner V.P. Menon had been working on an earlier transfer of power long before Mountbatten had arrived in India. Because he was doing it for वेवल के दौर में जो वो दो थी ब्रेक डाउन प्लान और डिमार्केशन प्लान, इसके ऊपर अंडर द सुपरविजन ऑफ वेवल वीपी मेनन ने ये तैयार की थी. वीपी मेनन had apparently explained the scheme to Nehru a day earlier and 4 months earlier to Patel. मैंने सब there is nothing to hide. There was no follow up on this, and therefore we have no way of ascertaining on which behalf VP Menon had been working with such an idea. In the same report, it is stated that Nehru was now openly supportive of India remaining in the Commonwealth. हुआ क्या था? माउंटबेटन ने पहले नेहरू को मिला और कहा कि if India does not join the Commonwealth, Mr. Jinnah has showed an interest in joining the Commonwealth, then Britain will be treaty bound to support Pakistan in a war against India. तो if India doesn't join, तो पहले ही ये पटेल और ये लोग जो राइट विंग था वो इस हक में थे कि हम कॉमनवेल्थ में रहें. ये लेफ्ट विंग जो है नेहरू वाला, एंटी इंपीरियलिस्ट, एंटी कलोनियल, कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ये वाली बात, तब हम देखते हैं कि नेहरू वॉज ऑल्सो पुट अगेंस्ट द वॉल. और फिर जब वो जिन्ना साहब को मिले, हाँ जी, तो वहां पे उन्होंने जिन्ना साहब को भी कहा कि आप कि अगर देखें देखें आप जो हैं वो कॉमनवेल्थ ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन बी प्रिपेयर्ड मिस्टर जिन्ना दैट योर एप्लीकेशन कैन बी रिफ्यूज्ड, बिकॉज इफ इंडिया डज नॉट ज्वाइन देन वी कांट अफोर्ड कि पाकिस्तान जो एक छोटा मुल्क है उसको हम कॉमनवेल्थ में डाल दें और पूरा इंडिया जो है वो सोवियत यूनियन की तरफ उसका रुख हो जाए. इस पे जिन्ना साहब ने जो कहा है, भाई साहब जैदी साहब, ये मेरी जिन्ना वाली किताब पेज 431 को ज़रा सुने. ये जिन्ना साहब क्या कहते हैं? All the Muslims have been loyal to British from the beginning. We supplied a high proportion of the army which fought in both wars. None of our leaders has ever had to go to prison for disloyalty. Of course. Not one member of the Muslim League was present in the Constituent Assembly when the resolution for an independent sovereign republic was passed on 22nd January 1947. कांग्रेस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में यह काम करना शुरू कर दिया था फ्रॉम द 13th, आई थिंक 3rd or the 13th of December 1946. Not one of us had done anything to deserve expulsion from the Commonwealth. Will other dominions agree to us being thrown out against our will? Is there anything in the Statute of Westminster which allows you to kick out parts of the Commonwealth because a neighboring state which used to be a member wants to leave? Mr. Churchill has assured me that the British people would never stand for our being expelled. मैंने आपको बताया है कि वेवल की जो है ना, जिसका जिक्र करते हैं जैदी साहब, वो डायरी के अंदर लिखा हुआ है कि 1945 में जब वेवल वेंट टू इंग्लैंड, चर्चिल टोल्ड हिम कि आई वांट कि एक पाकिस्तान बने, एक इंडिया बने और एक प्रिंस स्थान बने, यानी सारे प्रिंस जो हैं वो इंडिपेंडेंट रहें. तो जिन्ना वॉज सपोर्टेड बाय चर्चिल साहब.
ठीक है। बाद में फिर जब ये हो चुका, वाई वॉज नेहरू इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस? बिकॉज मुस्लिम लीग का तो स्टैंड क्लियर था, दे वांटेड पाकिस्तान, देयर वाज नथिंग टू निगोशिएट। नेहरू को यह बताया गया ताकि ही शुड एग्री कि पार्टीशन किस तरह से हो रही है। ये कांग्रेस वाले अपोज कर रहे थे ना पार्टीशन, तो पहले नेहरू को और कांग्रेस को मनवाना था पार्टीशन के लिए। उसके बाद 3 जून पार्टीशन प्लान आई, और 3 जून पार्टीशन प्लान वाज अबाउट पार्टीशनिंग ब्रिटिश इंडिया, नॉट द प्रिंसली स्टेट्स। और वो जो मेमोरेंडम है 12 मई का 1947 का, 3 हेड्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, फील्ड मार्शल मोंटगोमरी, दे ऑल से कि अगर पाकिस्तान अब बन रहा है तो वी शुड डिमांड कराची पोर्ट फैसिलिटीज। बट व्हाट डू दे राइट, ये वो लिखते हैं, ये सुने। ए मुस्लिम एप्लीकेशन टू रिमेन विद इन द कॉमनवेल्थ, ए नंबर ऑफ प्रिंसेस माइट डू द सेम। ऑन द अदर हैंड, ये सुने, हिंदुस्तान में वेल स्टिक टू द डिक्लेयर्ड इंटेंशन ऑफ कांग्रेस to be a free sovereign state. Although there were signs that some Congress leaders had doubts of their ability to continue without some British advisors and administration. It would be a tremendous asset if Pakistan, particularly Northwest, remained within the Commonwealth. तो वो लिख रहे हैं कि जिन्ना साहब तो कॉमनवेल्थ ज्वाइन करना चाहते हैं, और ये जो प्रिंसेस हैं वो भी एप्लीकेशन देने के हक में है। हाँ जी। एंड हिंदुस्तान में डिसाइड टू रिमेन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन, क्योंकि नेहरू और ये जो लेफ्ट विंग था, दे डिडंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ। लेकिन मैंने बताया कि माउंटबेटन कजोल्ड हिम कि अगर नहीं करोगे तो गए तुम, वील हैव टू सपोर्ट पाकिस्तान इन अ वॉर विथ यू। एंड देन नेहरू ऑल्सो गेव इन। ये है सारी बैकग्राउंड। अनवर इकबाल एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जो लिखते हैं डॉन के अंदर और इन अखबारों के अंदर फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। वो लिखते हैं कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड ऑन द 2nd of June द अमेरिकन्स दैट दे हैड डिसाइडेड टू पार्टीशन इंडिया। यानी इसे कहते हैं फैट अकम्पली, कि आप फैसला कर लें और फिर आप बताएं अमेरिका को, जो पार्टीशन के खिलाफ थे, कि भाई हम तो पार्टीशन कर रहे हैं। क्योंकि ब्रिटिश मिलिट्री की डिसीजन थी कि मुस्लिम लीग विल बी आवर फुट होल्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड नॉट इंडिया अंडर जिना। फिर 3 जून पार्टीशन प्लान वो मैंने बताई है। रेडक्लिफ अवार्ड बंगाल, और बंगाल ये वही है जो डिमार्केशन प्लान 100% पंजाब में वही है, एक्सेप्ट 3 गांव जो थे सुतलज के दूसरे पार कसूर तहसील के, वो इंडिया को दिए गए। बाकी गुरदासपुर के 3 तहसीलें पाकिस्तान में रहेंगी। वेवल हैड ऑलरेडी लेड डाउन टू क्रिएट ए डिफेंसिव बैकग्राउंड फॉर अमृतसर, वरना अमृतसर वॉज surrounded by Pakistan on all sides except the east. I have done many videos on that. अगली दफ़ा हम अब आ जाएंगे चंद और इश्यूज़ के ऊपर कि जिन्ना साहब एज गवर्नर जनरल उनकी क्या एक्टिविटीज़ थी, गांधी ने क्या डिसाइड किया। दोनों फाउंडर्स थे ना, एक पाकिस्तान का, दूसरा इंडिया का। इन दोनों का क्या किरदार था जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो गई, और बाकी जो दीगर सवाल जैदी साहब ने उठाए हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।